हेलो एंड वेलकम है आप सबका इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम आफरीन अस्मत है और आज हम बात करते हैं बजट के डिटेल एनालिसिस का। बजट 2023-2024 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अनाउंस किया गया था, तो आज हम उसी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी तक मैंने आप सबको बजट का हाइलाइट्स करवाए, क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन ये वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो है रिगार्डिंग द बजट 2023। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा और आप में से जितने स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। एक बार जितने स्टूडेंट्स हमारे क्लास में आ चुके हैं, प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार कमेंट करके बता दें कि ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है, किसी को आवाज वगैरह का कोई इशू तो नहीं लग रहा। हेलो एवरीवन, भाई ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है, किसी को किसी भी तरीके का आवाज वगैरह का कोई इशू तो नहीं है। हेलो हिमांशु, हेलो एवरीवन, हेलो गाइस। चलिए तो स्टार्ट करें आज की क्लास को, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को और हम बढ़ते हैं बजट के बारे में। यहाँ पर देख लो इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें आज की क्लास में मैं आपको कवर करने वाली हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके बारे में इस बार का बजट रहा है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर से बनेंगे। आज की क्लास में मैं आपको डिटेल कवर करवाऊंगी पर्सनल इनकम टैक्स में क्या चेंजेस हुए हैं, बजट 2023 में क्या इनकम टैक्स के रिगार्डिंग चेंजेस आए थे, क्या नहीं आए थे, ये सारी चीजें। फिर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स के बारे में, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों टैक्स में क्या चेंज आए हैं और क्या आने वाले टाइम पर इससे असर पड़ेगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सप्तऋषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सप्तऋषि ये क्या है, किस चीज पर फोकस किया जा रहा है, क्या इसके पॉइंट्स हैं टू बी फोकस्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में, स्टार्टअप्स के लिए क्या हुआ है। इसके अलावा लैब ग्रोन डायमंड्स, ये वर्ड आपने काफी सुना है, लैब ग्रोन डायमंड्स, ये अभी 2023 बजट में काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ है। तो व्हाट इज दिस लैब ग्रोन डायमंड और उसके बारे में इस बार के बजट में क्या क्या चीजें आई हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया, ये क्या है, क्या इसके बारे में बोला गया है, और इसके अलावा कुछ नई स्कीम्स और इनिशिएटिव्स जो कि सरकार के द्वारा इस बार बजट 2023-2024 में इंट्रोड्यूस करी गई है। तो ये है टॉपिक्स आज की क्लास जो हम कवर करने वाले हैं एंड इट इज अ डिटेल्ड डिस्कशन। ये बहुत डिटेल डिस्कशन होगा गाइस, काफी ज्यादा डिटेल मैं आपको यहाँ पर इन हर एक टॉपिक में कराने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला टॉपिक हमारे लिए क्या है, सबसे पहला टॉपिक है हमारे लिए दैट इज पर्सनल इनकम टैक्स। अब पर्सनल इनकम टैक्स में सबसे पहला जो निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया कि अगर पीपल जिनकी इनकम 7 लाख पर एनम तक है, उन्हें नए टैक्स रिजीम के अंदर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक वर्ड्स थे, स्टेटमेंट थी निर्मला सीतारमण जी की, और उसके बाद उन्होंने स्लैब रेट भी इंट्रोड्यूस करवाए। अब यहाँ पर मैं आपको दोनों चीज डिटेल में बताती हूँ कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अप टू 7 लाख तक आपका इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया, टैक्स स्लैब्स भी इंट्रोड्यूस करें। अब टैक्स स्लैब्स कुछ इस तरीके से इंट्रोड्यूस करे गए थे कि अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 3 से 6 लाख के बीच में है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 6 से 9 लाख के बीच में है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 9 से 12 लाख के बीच में है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अलावा
12 से 15 लाख के बीच में 20% टैक्स है और 15 लाख से अबव आपके लिए 30% का स्लैब है। लेकिन वहीं पर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि जितने भी लोग हैं जिनकी इनकम है अप टू ₹7 लाख, उन्हें टैक्स नहीं देना है। तो अब ये दो कॉन्फ्लिक्ट है कि मैम अगर 5 यहां पर लिखा है कि 3 लाख तक नील टैक्स है, तो 7 लाख की इनकम पर कैसे टैक्स नहीं है? तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज कहा जा रहा है, अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख तक है या 7 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख है तो तुम कैसे टैक्स दोगे? यहां पर देखो, अगर इस पूरे टैक्स रेट के हिसाब से देखो तो भाई इस टैक्स रेट के हिसाब से 3 लाख पर तुम्हें कोई भी टैक्स नहीं देना, ठीक है। फिर 3 से 6 यानी 3 लाख पर तुम्हें कितना परसेंट टैक्स देना है? 5%। 3 लाख का 5% कितना हुआ? 3 लाख का 5% हुआ करीब 15,000, है ना। 3 लाख का 5% कितना हुआ? करीब 15,000। उसके बाद 1 लाख पर कितना? 1 लाख पर 10% टैक्स, क्योंकि अब वो यहां पर आया। तो 1 लाख पर 10% कितना हुआ? 10,000। यानी अगर हम रिजीम के हिसाब से देखें तो यू हैव टू पे 25,000। ये 25,000 तुम्हें सरकार बाद में रिफंड कर देगा, क्योंकि तुम्हारी इनकम 7 लाख है या 7 लाख से कम है। चलो मान लो मेरी इनकम 5 लाख है, तो 5 लाख है यानी हमें शुरू के 3 लाख पे कुछ नहीं और 2 लाख पर 5% फिलहाल दे देना है। फिर सरकार कह रही है क्योंकि तुम्हारी इनकम 7 लाख से कम है तो आपको हम वो टैक्स रिफंड कर देंगे। मेरी इनकम 6 लाख है, मुझे टैक्स रिफंड हो जाएगा, मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 7 लाख इनकम है, मेरी टैक्स रिफंड हो जाएगी, मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर ये जो स्लैब है ये इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि अब मान लो मेरी इनकम 12 लाख है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि 12 लाख में मैं 7 लाख में टैक्स ना दूंगी और बचे हुए 3 लाख पर या बचे हुए 4 लाख पर मैं टैक्स दूंगी। नहीं, अगर मेरी इनकम 12 लाख है तो 12 लाख को इस स्लैब के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करो। यानी पहले के 3 लाख पर कुछ नहीं, दूसरे के 3 लाख पर 5%, तीसरे आपके लिए 3 लाख पर 10%, चौथे आपके लिए 3 लाख पर कितना परसेंट? 15%। यानी ये स्लैब उसलिए है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो आपको किस तरीके से टैक्स पे करना है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो सिर्फ आप 3 लाख रुपए टैक्सेबल फ्री एंजॉय कर सकते हो, बाकी पर तुम्हें टैक्स देना है। लेकिन अगर तुम्हारी इनकम जैसे 6 लाख है तो तुम फुल्ली टैक्सेबल फ्री हो, तुम्हारी इनकम 7 लाख है तुम फुल्ली टैक्सेबल फ्री हो। ऐसा स्टेप उठाया गया ताकि जो मिडिल क्लास है ना, जो लो अर्निंग ग्रुप्स हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सके। प्लस जो हाई अर्निंग ग्रुप है 12 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 24 लाख, उनको भी हम कुछ फायदा देंगे। 3 लाख तक उनकी माफी है, लेकिन बाकी में उन्हें टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस स्लैब। क्लियर है अच्छी तरीके से? हाँ या ना? यहां तक के सबको क्लियर है? यस और नो? तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आया। न्यू टैक्स स्लैब सॉरी क्या है? न्यू टैक्स स्लैब शुरू के 3 लाख पर कुछ नहीं, बाकी के 3 लाख पर 5%, 6 से 9 के बीच में 10, 9 से 12 के बीच में 15, 12 से 15 के बीच में 20, फिर 15 लाख से अबव 30%। दिस इज द न्यू टैक्स रेजिम। बट एडिशनली अगर तुम 7 लाख तक हो या 7 लाख से कम कमा रहे हो तो तुम जो टैक्स दे रहे हो सरकार उससे तुम्हें रिफंड कर देगी। यानी यू विल नॉट हैव टू पे अ सिंगल पेनी ऑफ टैक्स। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इनकम 7 लाख है या फिर उससे कम है। तो दिस इज द न्यू पर्सनल इनकम टैक्स चेंज जो कि सरकार ने इंट्रोड्यूस करे हैं इस बार बजट 2022-2023 में। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो गाइस एवरीवन। ये आपका काम है, या आप वीडियो को जितना लाइक और शेयर करोगे उतने हमसे स्टूडेंट्स यहां पर जुड़ेंगे, ठीक है? ओके चलो गुड।
अब यहाँ पर हम और कुछ चीजें भी देख लेते हैं। मैंने आपको स्लैब रेट बता दिया, फिर मैंने कहा 7 लाख तक की इनकम को आपको टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखना, the tax structure in the new personal regime has been changed by reducing the number of slabs to 5। जैसे मैंने आपको बताया था, स्लैब कितने हो चुके हैं अब 5, और टैक्स लिमिट या टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट जो पहले 2.5 लाख थी उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 3 लाख कर दिया गया है। पहले भी यही था, पहले हमने क्या कहा था कि 5 लाख तक की इनकम टैक्सेबल फ्री होगी, ठीक है। अब ये 5 लाख तक की इनकम टैक्सेबल फ्री है, मतलब जो 5 या उससे कम कमा रहे हैं उन्हें टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं तो आपके ऊपर सिर्फ 2.5 लाख का एग्जेम्पशन है। ये पहले था, अब यही चीज चेंज करके 5 को 7 कर दिया गया है और 2.5 को 3 कर दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट, पर्सनल इनकम टैक्स में जो सरचार्जेस हैं उसके लिए क्या कहा गया है, तो हाईएस्ट सरचार्ज रेट जो पर्सनल इनकम टैक्स में था जो कि 37% था, उससे रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है भाई, उससे रिड्यूस करके 25% कर दिया गया है, वो सारे लोगों के लिए जिन इनकम 2 करोड़ से अबव है। यानी अगर मेरी सालाना पर एनम इनकम जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, तो 2 करोड़ से ज्यादा होने पर जो मैं इनकम टैक्स दे रही हूं स्लैब के अकॉर्डिंग वो तो मुझे देना पड़ेगा, लेकिन जो मेरा टैक्स का अमाउंट बन रहा था ना पहले, उस टैक्स अमाउंट पर एक्स्ट्रा मुझे 37% देना पड़ा था। फॉर एग्जाम्पल मेरी 2 करोड़ इनकम है, मान लो मेरे ऊपर 10 लाख का टैक्स बना, ठीक है, तो इस 10 लाख पर मुझे पहले 37% एक्स्ट्रा सरचार्ज के फॉर्म पर देना पड़ता था, लेकिन नाउ दिस सरचार्ज हैज बीन रिड्यूस्ड टू 25%। यानी अब सरचार्जेस को भी क्या किया गया है, कम करके 25% ले आया गया है। यानी अगर हम पर्सनल इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स इस बार के बजट में जो मिडिल क्लास लोग हैं ना उनको काफी ज्यादा राहत मिली है। जिनकी इनकम लो थी, अब क्योंकि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ा तो उन्हें जो है पहले से बहुत ज्यादा आराम मिला है, और इससे सरकार ने अपनी काफी सारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स को भी फॉरगॉन किया है। काफी अमाउंट का अपना इनकम उन्होंने जाने दिया है इन द फॉर्म ऑफ द पर्सनल इनकम टैक्स, ताकि वो मिडिल क्लास और लोअर सेक्शन को कुछ अपनी तरफ से फायदा या राहत दे सके। ये एक बहुत गुड पॉइंट था जो कि हमने बजट 2023 में पर्सनल इनकम टैक्स के रिगार्डिंग देखा। क्लियर है, इतना समझ में आया? तो अभी पर्सनल इनकम टैक्स पे तो किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ जी गाइस, जल्दी बोलो, अभी तो किसी को पर्सनल इनकम टैक्स पे किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं है ना? क्लियर है पर्सनल इनकम टैक्स? गुड गाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये स्लैब रेट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स में एक और प्रपोजल आया है, प्रपोजल to extend the benefit of a standard deduction of 50,000 to salaried individual and deduction from family pension up to 15,000 in the new tax regime। यानी यहां पर एक प्रपोजल दिया गया है कि आप जो स्टैंडर्ड डिडक्शन कर रहे थे एक सैलरीड इंडिविजुअल का, देखो सैलरीड इंडिविजुअल में क्या है कि आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन साल भर में करना है, उसके बाद आईटीआर फाइल करने के टाइम आपका एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट होता था। लेकिन अब यहां पर ये कहा गया है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कितना करा जाएगा, 50,000 करा जाएगा सैलरीड इंडिविजुअल से, और जो फैमिली पेंशन है उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 15,000 किया जाएगा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, ताकि इधर भी आपको ज्यादा बर्डन ना पड़े इन द फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्लियर है? ओके, डन है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल के बारे में। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्रपोजल जो इस बार सरकार ने बजट में दिया है उसने
एम्फसाइज किया है कि जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है वो क्या हो सके, वो हो सके आसान, उसमें हम टैक्स के बर्डन को कम कर सके और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए इस बार इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस लेकर आए गए हैं, यानी टैक्स का बर्डन कम करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फ्यूअर टैक्स रेट इंट्रोड्यूस करके टैक्स सिस्टम को इजी बनाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर में इस बार चेंजेस लेकर आए गए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चेंजेस लेकर आए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, द बेसिक नंबर ऑफ कस्टम ड्यूटी रेट्स ऑन गुड्स अदर देन टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 13%। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, यानी क्या कहा गया है, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट्स हैं गुड्स पर टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर को छोड़ के, यानी एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को छोड़कर जो कस्टम ड्यूटी रेट्स हैं गुड्स पर वो 21 से रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है, 13 कर दिया गया है। बहुत ध्यान से ये क्लास सुनना, क्यों, क्योंकि कल मैं इसी से रिलेटेड आपको बजट के टॉप एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। आज थ्योरी जिसने अटेंड कर ली, समझ लो कल वो क्वेश्चंस आसानी से प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट्स टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर को छोड़कर हम अगर बात करते हैं तो वो 21 से रिड्यूस करके कितनी कर दी गई है, 21 से रिड्यूस करके 13 कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन मोबिलिटी पे। तो एक्सटेंड एक्साइज ड्यूटी ऑन जीएसटी पेड ऑन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। भाई ग्रीन स्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लिए जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस में जीएसटी पेड होता था उसको क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है, उससे क्लियरली हटा दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स पे देखो क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। टू प्रोवाइड रिलीफ इन कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ मोबाइल गुड्स, यानी जो मोबाइल फोन्स के कुछ सर्टेन पार्ट्स हमारे पास इंपोर्ट होकर आ रहे थे उसमें क्या किया गया है, जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उसको भी रिड्यूस किया गया है, उसमें भी रिलीफ दी गई है। इसके अलावा जो बेसिक कस्टम ड्यूटीज है ऑन पोर्ट ऑफ ओपन सेल टीवी पैनल्स वो कितना हो गया है, 2.5%, यानी टीवी पैनल्स में और जो ओपन सेल्स में जो कस्टम ड्यूटीज है वो भी रिड्यूस होकर कितना हो गया है, 2.5%। यानी इसका मतलब क्या है, तो इन दोनों पॉइंट से मतलब ये निकल रहा है कि अगर हमारे पास मोबाइल फोन के पार्ट्स जो है वो सस्ते आएंगे या उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो कम लगेंगी, तो जाहिर सी बात है मोबाइल फोन्स के रेट जो है वो आने वाले समय में क्या होंगे, गिरेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स की बाकी चीजें जैसे कि टीवी पैनल्स हो गए, ओपन सेल्स हो गए, इसमें भी क्योंकि बेसिक कस्टम ड्यूटीज रिड्यूस करी गई हैं, दैट्स व्हाई ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आने वाले समय पर क्या होने का, सस्ता होने के इरादे में है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बजट 2023 में बेटर, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उनके रेट्स जो है गिरते हुए दिखाई दिए हैं। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक किचन चिमनी का बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया, यानी डबल कर दिया गया है। यानी जो इलेक्ट्रिक किचन चिमनीज हैं वो महंगी होने वाली है, क्योंकि उसमें जो बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले 7.5% था उससे उठाकर कितना कर दिया गया है, सीधा 15% कर दिया गया है। नेक्स्ट, केमिकल और पेट्रोकेमिकल। तो केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स में जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसमें भी क्या करी गई है, छूट दी गई है। इसके अलावा एसिड ग्रेड फ्लोस्पार और क्रूड ग्लिसरीन, इसकी भी बेसिक कस्टम ड्यूटीज गिराई गई हैं। ज्यादातर तुम देखोगे बेसिक कस्टम ड्यूटीज गिराई गई हैं, एक्सेप्ट फॉर सम आइटम, जैसे कि किचन चिमनी में मैंने बोला कि उसमें कस्टम ड्यूटी डबल कर दी गई है, लेकिन इसके अलावा
जो हमारा फर्टिलाइजर है या केमिकल या एसिड बेस्ड चीजें हैं या फिर इलेक्ट्रिक आइटम्स है या मोबाइल फोन्स के पार्ट है, उसमें जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसे क्या कर दिया गया है, उससे रिड्यूस कर दिया गया है, उसे कम कर दिया गया है, ताकि इंडियन पीपल को आसानी हो, जनता को आसानी हो, थोड़ा सा उन्हें कॉस्ट में रिलैक्सेशन मिले। क्लियर है? इतना समझ में आया? हाँ या ना? AMG गुड आफ्टरनून भाई, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। इतना हम सब आपको इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ा रहे हैं, तो गाइस आप सबको वीडियो को लाइक और शेयर इतना करना तो बनता है। ये आपका काम है, आप जितना भी वीडियो को लाइक और शेयर करोगे ना, उतने हमसे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम मेराइन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगेन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ श्रिम्प फीड की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है उसमें भी ड्यूटी को क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है, यानी कम किया गया है। लैब ग्रोन डायमंड्स डिटेल में मैं आपको अभी बताऊंगी। लैब ग्रोन डायमंड्स की भी बेसिक कस्टम ड्यूटी उनकी जो सीड्स हैं उसमें कम करी गई है। ठीक है, लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं अभी हम एकदम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रेशियस मेटल में देख लो, ये इंपॉर्टेंट है कि मैम सोने का रेट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बजट 2023 सोने को शूट कर दिया, 60,000 पर सोना एक बार टाइम पर अभी पहुंच गया था 2 तारीख को। ठीक है, तो कस्टम जो है अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड और प्लैटिनम में जो कस्टम ड्यूटीज हैं उन्हें क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। साथ ही साथ सिल्वर डोर्स, बोर्स एंड आर्टिकल्स, इनमें भी इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया है। यानी कुल मिला के प्रेशियस मेटल की कीमतें मार्केट में बढ़ने वाली है आफ्टर दी बजट 2023-2024, यानी 2023 और 2024 के बजट में ये जो प्रेशियस मेटल है उनकी कीमतें क्या होंगी, इंक्रीज करेंगे, स्पेशली इन द केस ऑफ गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बेसिक कस्टम ड्यूटी कंपाउंडेड रबर में क्या कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है 10 से 25%। यानी अभी मैंने आपको बताया, एक तो किचन चिमनी में बेसिक कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया गया है 7.5% से कितना कर दिया गया है, 15%। ठीक है, इसी तरीके से जो बढ़ा है वो है कंपाउंडेड रबर की बेसिक कस्टम ड्यूटी, और ये भी 10 से 25% यानी डबल से भी ज्यादा कर दी गई है। ठीक है, तो कुछ कुछ आइटम्स में जैसे मैंने बताया कि कस्टम ड्यूटीज जो है वो इंक्रीज करी जा रही है, कुछ कुछ आइटम में जो कस्टम ड्यूटीज है उन्हें डिक्रीज करी जा रही है, प्रेशियस मेटल में भी इंक्रीज करी गई है। दैट्स व्हाई बजट 2023-2024 गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम इनकी कीमतें मार्केट में बढ़ा रहा है या इनकी कीमतें मार्केट में इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? इतना समझ में आया? हाँ जी गाइस, यहां तक समझ में आया? प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो गाइस, एवरीवन, ये आपका काम है। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने हमसे स्टूडेंट्स जुड़ेंगे। सिगरेट्स की बात कर लेते हैं, चलो ध्यान से सुनो सारे के सारे, जो कंसर्निंग हमारे सिगरेट ऑडियंस है वो सुने। नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंट ड्यूटी NCCO ने स्पेसिफाइड सिगरेट्स में रिवाइज किया है और ये 16% कर दिया है, यानी अपवर्ड, रिवाइज अपवर्ड, यानी सिगरेट भी क्या हो रही है, महंगी। सिगरेट महंगी हो रही है, प्रेशियस मेटल महंगा हो रहा है। सिगरेट का जो बेसिक कस्टम्स है या सिगरेट में जो टैक्सेस हैं या फिर सिगरेट में जो सरकार को शुल्क जा रहा है उसको 16% तक बढ़ाया गया है फिलहाल इस बजट 2023-2024 में। एंड सिगरेट में क्यों बढ़ाया गया है? ऑब्वियसली टू डिस्करेज स्मोकिंग, बिकॉज स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, टू डिस्करेज स्मोकिंग, तो इसे किया गया है। लेकिन फिर भी मुझे पता है लोग ऐसे हैं कि वो पिएंगे, अगर उनकी आदत है तो फिर वो महंगी सिगरेट भी खरीद के पिएंगे। बट ये एक सरकार का अपनी तरफ से अटेम्प्ट था फॉर अ गुड इनिशिएटिव, ताकि हम सिगरेट को या सिगरेट स्मोकिंग को डीमोटिवेट कर सके। क्लियर है? ओके, डन है।
अब हम बात करते हैं अबाउट दी सप्तऋषि। दो चीज मैंने आपको अभी बताई, डायरेक्ट टैक्स में क्या प्रपोजल्स गए, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या प्रपोजल गए, डिटेल में समझाया, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं अबाउट दी सप्तऋषि। सप्त यानी 7। अब ये 7 क्या है, क्या फोकस हो रहा है सप्तऋषि में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सप्तऋषि जो मेरा मानना है कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन राउंड अबाउट आपसे पूछा जा सकता है। तो देयर 7 प्रायोरिटीज, जैसे कि मैंने बताया सप्ता मीन्स 7, तो देयर आर 7 प्रायोरिटीज इन सप्तऋषि कॉन्सेप्ट। अब वो 7 प्रायोरिटीज क्या है गाइस? तो पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, यानी सबको जोड़कर भारत का विकास करना। यानी हर एक सेक्टर, हर एक क्लास, रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास सेक्शन हो, और हर एक सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, टर्शरी, एवरीवन, हर कोई डेवलपमेंट का पार्ट बने और हर किसी को जोड़कर विकास करना, दैट इज नोन एज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा, रीचिंग द लास्ट माइल। लास्ट माइल यानी जो हमने गोल बनाया है उस तक अचीव करना। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करना। अनलीशिंग द पोटेंशियल, यानी जो हमारे यूथ में, हमारे इंडिया में जो पोटेंशियल है लोगों के अंदर, या रिसोर्सेस में जो पोटेंशियल है, न सिर्फ लोगों पर बल्कि हमारे ऑल ओवर रिसोर्सेस पे जो पोटेंशियल है उन्हें अनलीश करना, यानी अनकवर करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें बढ़ावा देना। इसके अलावा हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ की तरफ जाना। दैट्स व्हाई ग्रीन मोबिलिटी, बायोगैस में, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस में जो जीएसटी था उसे रिफंड किया गया है। व्हाई? बिकॉज हमें ग्रीन ग्रोथ की तरफ मूव करना है। इसके अलावा यूथ पावर को प्रमोट करना है। फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो दीज आर द 7 कॉन्सेप्ट्स, 7 बेसिक कॉन्सेप्ट जो सप्तऋषि में सबसे ज्यादा फोकस करे जाएंगे। एक बार ध्यान से सातों कॉन्सेप्ट को दोबारा से देख लो, ठीक है, जल्दी से सातों कॉन्सेप्ट को दोबारा से देख लो। क्या क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट इज ग्रीन ग्रोथ, नेक्स्ट इज यूथ पावर, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, डन है। दिस सप्तऋषि कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जरूर से पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा गोल सप्तऋषि कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आता है, तो हमें बताना होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर से करवाऊंगी, ताकि आपके लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो सके। क्लियर है? ओके है, डन है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए स्टार्टअप्स में क्या रखा गया है, स्टार्टअप्स में क्या चेंज किया गया है। तो बजट proposes to extend the date of incorporation for income tax benefit to startups from 31st March to 31st March 2024। यानी अभी जो है इनकम टैक्स बेनिफिट जो स्टार्टअप्स को मिल रहा था वो सिर्फ 2023 तक मिल रहा था। जो भी स्टार्टअप्स थे उन्हें इनकम टैक्स बेनिफिट 2023 तक मिल रहा था। अब उसे क्या किया गया है, अब उसे आगे बढ़ा दिया गया है और उसे 2024 कर दिया गया है। यानी अब स्टार्टअप्स को 2024 तक इनकम टैक्स में बेनिफिट्स मिलेगा। इस ऑल्सो प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑन चेंज ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ स्टार्टअप्स फ्रॉम 7 to 10 ईयर। यानी जो आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे वो भी आपको 7 साल से अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 साल कर दिया गया है। Obviously for what? For the promotion of the what? For the promotion of the startups। तो इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी दिया गया है स्टार्टअप्स को 2024 तक।
एक्सटेंड कर दिया गया है और आप अपने लॉसेस को जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे 7 साल तक, वो अब आगे बढ़ाकर कितने साल तक कर दिया गया है? 10 साल तक कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लैब ग्रोन डायमंड। अब यहाँ पर ये सुनो ध्यान से, क्योंकि अगेन यहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड्स में बेसिक कस्टम ड्यूटीज को रिड्यूस किया गया है, कट ऑफ किया गया है। रीसेंट बजट स्पीच में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि कस्टम ड्यूटी ऑन सीड्स यूज्ड इन लैब ग्रोन डायमंड मैन्युफैक्चरिंग, उन्हें क्या किया गया है? रिड्यूस किया गया है। तो अब ये लैब ग्रोन डायमंड्स है क्या, या फिर व्हाट आर द सीड्स ऑफ दिस लैब ग्रोन डायमंड, इसका मतलब क्या है, होता क्या है, तो इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स जो है वो एक ऐसे डायमंड होते हैं जो कि प्रोड्यूस करे जाते हैं स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, which mimics the geological process that grows natural diamond। ठीक है, यानी लैब ग्रोन डायमंड्स वो डायमंड होते हैं जो कि स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस किए जाते हैं। दे आर नॉट नेचुरल, दे आर लैब ग्रोन। ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है उसे ही मिमिक किया जाएगा, यानी उसी की तरह जो है या उसकी नकल करके जो नेचुरल डायमंड जिस तरीके से जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं उसी की नकल करके लैब में ये डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड्स को कुछ आर्टिफिशियल प्रोसेसेस के साथ जो है बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स की, तो मल्टीपल तरीके होते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, HPHT हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड से हम लैब ग्रोन डायमंड को बना सकते हैं। केमिकल वेपर डिपोजिशन के तरीके से हम लैब ग्रोन डायमंड को बना सकते हैं। लैब ग्रोन डायमंड की अगर हम बात करते हैं तो इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, तो लैब ग्रोन डायमंड जो है वो इस्तेमाल करे जाते हैं मशीन और टूल्स में, बिकॉज दे आर हार्ड। ये क्या है, इनकी हार्डनेस और इनकी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के चलते हुए ये कटर्स की तरह बेहतर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स है ना, इनकी कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करी गई है। समझ में आया, क्लियर हुआ? व्हाट आर द लैब ग्रोन डायमंड्स? सिंपल है। तो लैब ग्रोन डायमंड्स इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ज्यादा इस्तेमाल करे जाते हैं। एंड लैब ग्रोन डायमंड्स में जो सीड्स इस्तेमाल होती हैं, और वो सीड्स जो है आई थिंक फलरीन इस्तेमाल होती है, या फिर मैं सॉरी भूल गई हूँ, बट ग्रेफाइट और मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बट द सीड यूज इन दिस लैब ग्रोन डायमंड, इसकी कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है इन अटेम्प्ट कि हम लैब ग्रोन डायमंड को सस्ती तरीके से मैन्युफैक्चर कर सके इन अवर इंडिया। क्लियर है? डन है? यस और नो? भाई प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो गाइस, ये आपका काम है। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने स्टूडेंट्स हमसे यहाँ पर जुड़ेंगे। लैब ग्रोन डायमंड्स डन, ओके कूल। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है? नेक्स्ट हमारे लिए है दैट इज सिकल सेल एनीमिया। अब ध्यान से सुनिएगा, सिकल सेल एनीमिया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान टू लॉन्च मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। यानी सरकार ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सरकार अभी डिफरेंट तरीके के मेथड्स जो है या डिफरेंट तरीके के प्लान लॉन्च करने वाली है ताकि सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक हम इंडिया से पूरी तरीके से रिमूव कर दें, पूरी तरीके से हटा दें। तो अब यहाँ पर अगेन सवाल आ जाता है, जैसे कि लैब ग्रोन डायमंड में सवाल आ गया था कि व्हाट इज दिस लैब ग्रोन डायमंड, इसी तरीके से अब सवाल ये आ गया कि मैम सिकल सेल एनीमिया आखिरकार है क्या? व्हाट इज दिस सिकल सेल एनीमिया? तो आगे बढ़ते हैं। सिकल सेल एनीमिया ये एक इनहेरिट ब्लड डिसऑर्डर है। व्हाट इज दिस? दिस इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। ये इफेक्ट करता है हेमोग्लोबिन को,
द मॉलिक्यूल इन द रेड ब्लड सेल दैट delivers oxygen to cell throughout the body। यानी सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो कि हेमोग्लोबिन को इफेक्ट करता है। और हेमोग्लोबिन क्या है? मॉलिक्यूल रेड ब्लड सेल्स पे होता है जो कि डिलीवर करता है ऑक्सीजन टू सेल थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो ये हेमोग्लोबिन को डिस्टर्ब करता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक सरकार ने पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए सरकार ने कहा है कि हम डिफरेंट स्टेप्स जो है वो उठाएंगे। क्लियर है? तो वी हैव डिस्कस वेरियस थिंग, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रपोजल, इनकम टैक्स वगैरह क्या था सब डिस्कस करा। देन हमने डिस्कस किया लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया सप्तऋषि क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं नए तरीके के स्कीम्स और इनिशिएटिव जो कि हमारे सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए हैं इस बार के बजट 2023 में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? सबको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, हाँ या ना? प्लीज भाई लाइक एंड शेयर द वीडियो गाइस, ये आपका काम है। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने हमसे स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ेंगे। अब यहां पर देखो नया इनिशिएटिव सी मिष्टी। सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म देख लो, मिष्टी क्या है? मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम्स। ठीक है, इट इज द न्यू प्रोग्राम जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि मैनग्रोव प्लांटेशन को हम फैसिलिटेट कर सके इंडिया के कोस्टलाइन के अलोंग और सॉल्ट पैन लैंड्स में। तो मैनग्रोव प्लांटेशन को फैसिलिटेट करने के लिए मिष्टी नाम का एक नया प्रोग्राम सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। एंड व्हाट इज दिस मिष्टी? मिष्टी का फुल फॉर्म क्या है? ध्यान से देखिएगा, इट इज द मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम। क्लियर है? डन? सॉरी, यहां तक कर लिया सबने? गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है? दिस न्यू प्रोग्राम विल एम्स एट द इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन ऑफ कोस्टल मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट का जो एफॉरेस्टेशन है उसमें एक इंटेंसिव स्टेप है मिष्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए क्या है? अमृत धरोहर स्कीम। अब अमृत धरोहर स्कीम क्या है? दिस इज द स्कीम दैट विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर द नेक्स्ट 3 years to encourage the optimal use of wetland and enhance biodiversity, carbon stock, eco-tourist opportunities and income generation for local communities। यानी पूछा जाए अमृत धरोहर स्कीम किससे संबंधित है? तो दिस इज अ न्यूली लॉन्च्ड स्कीम जिसे इंप्लीमेंट किया जाएगा अगले 3 सालों तक, नेक्स्ट 3 years तक, ताकि जो वेटलैंड्स है उनका हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सके। वेटलैंड्स विच आर रिच्ड इन बायोडाइवर्सिटीज, जहां पर बहुत सारे आपे प्लांटेशंस एनिमल्स देखने को मिलते हैं, उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए, उनका एनकरेजमेंट के लिए ये आपके लिए अमृत धरोहर नाम की नई स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई है। क्लियर है? डन है? यहां तक कूल? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यही अमृत धरोहर है, हिंदी में लिखा हुआ है पीएम प्रणाम स्कीम, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लो। पीएम प्रणाम स्कीम का फुल फॉर्म आखिरकार क्या है? प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। यानी जो मदर अर्थ है उसके अवेयरनेस नरिशमेंट के लिए ये पीएम प्रणाम स्कीम है। कौन कौन सी स्कीम हो गई? मिष्टी स्कीम हो गई, अमृत धरोहर स्कीम हो गई, साथ ही साथ यहाँ पर पीएम
प्रणाम स्कीम, ये भी नई तरीके की स्कीम है जो 2023-24 के बजट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई है। क्लियर है? ओके, अब इसमें क्या है, पीएम प्रणाम स्कीम किस चीज के लिए है? ये इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी राज्यों को, स्टेट्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी ताकि ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के यूज को हम प्रमोट कर सके और केमिकल फर्टिलाइजर का बैलेंस्ड यूज कर सके। भाई नेचर को एक अच्छी पोजीशन में रखने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज ना हो या केमिकल फर्टिलाइजर का बेहतर तरीके से यूज हो सके, इसके लिए ये पीएम प्रणाम स्कीम है। तो मिष्टी स्कीम मैनग्रोव के लिए है, ठीक है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए है। अमृत धरोहर स्कीम वेटलैंड का बेहतर यूटिलाइजेशन करने के लिए है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहां पर, दैट इज दिस पीएम प्रणाम स्कीम, तो पीएम प्रणाम स्कीम मदर नेचर का क्या हो, रिस्टोरेशन करने के लिए है, केमिकल फर्टिलाइजेशन का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ये पीएम प्रणाम स्कीम है। क्लियर है? डन है? यहां तक किसी को कोई डाउट? गाइस पूछते चलो, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछते चलो। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन सी स्कीम जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंट्रोड्यूस करी गई है? भाई प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। भाई जितने स्टूडेंट वाचिंग है एटलीस्ट उतना लाइक एंड शेयर तो प्लीज बनना चाहिए ना। जितना डिटेल में मैं बजट का एनालिसिस आप सबको करवा रही हूं ना, कहीं और नहीं मिलेगा आपको। एंड ईच एंड एवरीथिंग मैं यहाँ पर कवर करवा रही हूँ, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं कल की क्लास में डिस्कस करवाऊंगी। यहाँ पर देखो अदर स्कीम्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे कि भारतीय प्रतीक खेती बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर्स, ये इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर, कॉटन क्रॉप प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, ये कुछ है जो कि मार्केट में लाया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन वगैरह देने का या क्रेडिट देने का जो टारगेट था उसे बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर 20 लाख करोड़ तक का कर दिया गया है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर पर। क्लियर है? डन है? हाँ जी गाइस, क्लियर? कूल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर दी गई है। 500 नॉट फ्यू, 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स जो है वो गोवर्धन स्कीम के अंदर लॉन्च करे गए। अभी मिष्टी थी, अमृत धरोहर, पीएम प्रणाम, इसके अलावा खेती से रिलेटेड स्कीम। अब देखो एक गोवर्धन स्कीम है जिसका फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन स्कीम। इसे स्टैब्लिश किया गया है ताकि हम सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर सके और इसीलिए इसमें 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट को सेटअप करने के लिए कहा गया है। तो अगर पूछा जाए गोवर्धन स्कीम किससे रिलेटेड है, तो वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए, वेल्थ इन द सेंस कि उसे रिसाइकिल करने के लिए ये गोवर्धन स्कीम जो है मार्केट में लाई गई है। क्लियर है? डन है गाइस? हाँ या ना? यस और नो? भाई गाइस सुन रहे हो या नहीं? प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एवरीवन, ये आपका काम है। अब जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने स्टूडेंट्स हमसे यहाँ पर जुड़ेंगे। चलो कुछ और चीजें बची हैं, जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, अगेन एन इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि इस बार के बजट में इंट्रोड्यूस करी गई है। ये स्कीम ऑफर करती है डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2 लाख इन द नेम ऑफ वुमेन और गर्ल फॉर अ टेन्योर ऑफ 2 ईयर।
यानी 2 साल के लिए एक डिपॉजिट स्कीम है जो कि 2 लाख तक मैक्सिमम अमाउंट में आप इन द नेम ऑफ कोई भी महिला या लड़की जमा कर सकते हो, जिसमें आपको क्या मिलेगा, जिसमें आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा। कितने का? 7.5% का। लेकिन इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। पार्शियल विड्रॉल इस स्कीम में अलाउड है। जो महिला सम्मान सर्टिफिकेट स्कीम है, ऐसा नहीं है कि अगर 2 लाख रुपए आप जो है इन द नेम ऑफ गर्ल या फिर वुमेन जमा कर रहे हो तो आपको उसमें टैक्स नहीं देना। टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं है। आपको उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.5% का। पार्शियल विड्रॉल अलाउड है 2 साल तक के लिए। आपकी ये डिपॉजिट फैसिलिटी है और मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 2 लाख है। इन द नेम ऑफ गर्ल एंड वुमेन ही होगा। क्लियर है? डन है?